नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रविवार का दिन है, बहुत सारी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह सुबह के इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं मेरे यानी कंचन डोगरा नेगी के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस। बड़ी खबर आज की प्रदेश से, देहरादून से है, जहां पर भाजपा का 10 अक्टूबर से मंडल स्तरीय प्रशिक्षण, जिसके लिए पार्टी आयोजित कर रही है वर्कशॉप में मौजूद रहेंगे पार्टी के सभी बड़े नेता। सुबह 10:30 बजे बंशीधर भगत करेंगे उद्घाटन। राज्य में मंत्री रेखा आर्य, निदेशक षणमुगम प्रकरण जांच अधिकारी ने तलब किए टेंडर से जुड़े सभी दस्तावेज। आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन पर भी लगाई गई है रोक। रेखा आर्य ने की मंगाई मात आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन पर रोक लगाई गई है। रेखा आर्य ने भी मंगाई एसीआर। तो मंत्री रेखा आर्य का मुद्दा, जिस पर राजनीति गरमाती जा रही है। उन्होंने कल अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कई अपनी मांगे रखी थी। अब इस पूरे मामले पर जांच अधिकारी ने तलब किए हैं टेंडर से जुड़े हुए अहम दस्तावेज। आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन पर रोक लगाई गई है। तो ये मामला, जिसमें पूरी तरह से एक पॉलिटिकल एंगल आ चुका है। खुद बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष फेवर में आ गए हैं रेखा आर्य के। बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग वी षणमुगम के क्वारंटीन होने पर नियुक्त किए गए प्रभारी निदेशक। वित्त नियंत्रक संजीव कुमार सिंह बनाए गए प्रभारी निदेशक। मंत्री से हुए विवाद से जोड़कर देखी जा रहा है पूरा मामला। तो फर्त्याल की अब हम बात करेंगे, जिन पर कार्रवाई की तैयारी है। जिस सड़क में ठेके को लेकर विवाद शुरू हुआ, वो सड़क बॉर्डर सुरक्षा से जुड़ी है, जिसकी निगरानी खुद केंद्र सरकार कर रही है। और यही वजह है कि अपनी ही सरकार की फजीहत करवाने वाले विधायक पूरन फर्त्याल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और तलवार सस्पेंशन की लटक रही है। नेपाल और चीन के लिहाज से टनकपुर जौलजीबी सड़क देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं और यहाँ तक कि केंद्र की टीम भी इस सड़क की निगरानी कर रही है। अब सीएम का कहना है कि केंद्र सरकार इस सड़क को लेकर बेहद संजीदा है। ये जो टनकपुर जौलजीबी मोटर मार्ग है, ये सीधा गृह मंत्रालय द्वारा इसकी फंडिंग हुई है। 2016 में इसके टेंडर हुए थे। उस समय कांग्रेस की राज्य में सरकार थी, लेकिन इसमें कुछ शिकायतें ठेकेदार की गई और हमने उसकी जांच कराई। उसमें कोर्ट में भी मामला गया। कोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में निर्णय दिए। सीएम का कहना है कि सड़क में देरी की वजह से राज्य सरकार पर 7 करोड़ की पेनल्टी तक की बात सामने आई है। हालांकि अब पूरा विवाद सुलझने के बाद काम 2016 के तय रेट पर ही हो रहा है। मीटिंग इस पर, उच्च स्तरीय मीटिंग इस पर हुई, तो हमने लॉ डिपार्टमेंट से बातचीत करके हमने कहा कि ये सड़क जो है राष्ट्रीय महत्व की सड़क है। लॉ डिपार्टमेंट अपनी राय दे कि इसका क्या करना चाहिए। तो लॉ डिपार्टमेंट ने भी कहा कि जो टेंडर पहले हुए हैं, अगर वो तैयार हैं इस पर, तो उनको काम दे देना चाहिए। तो ये काम उस ठेकेदार को आवंटित कर दिया गया। ठेकेदार ने कहा कि मैं अपने मुकदमे वापस लूँगा। ठेकेदार ने कहा कि जो 7 करोड़ रुपया सरकार पर दंड लगा है, वो भी हम नहीं मांगेंगे और हम 2016 के रेट पर ही हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं। टनकपुर जौलजीबी रोड का कंस्ट्रक्शन केंद्र सरकार की निगरानी में हो रहा है और चिंता सीमा की सुरक्षा की है। ऐसे में अब 1 हफ्ते बाद तय होगा कि सवाल उठाने वाले विधायक जी का जवाब क्या आएगा और फिर कार्रवाई क्या होगी। चंपावत से कमलेश भट्ट के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी की, जिनका कद बढ़ गया है। बलूनी को नई टीम में मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। अनिल बलूनी बीजेपी प्रवक्ताओं की अब तक की सबसे बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। जी हां, जिनमें 8 सांसद शामिल हैं और साथ ही सुधांशु त्रिवेदी, जीवीएल नरसिम्हा और जफर इस्लाम जैसे बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। बीजेपी की कार्यालय सचिव की जिम्मेदारी महेंद्र पांडे को मिली है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं के रहने वाले हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी वैसे तो बीजेपी के अंदर लगातार कद्दावर रहे हैं, मगर इस बार बीजेपी संगठन में बलूनी के कद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और इस टीम में अनिल बलूनी बेहद मजबूत हो गए हैं। अनिल बलूनी को मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। बलूनी के अलावा 22 अन्य प्रवक्ता बनाए गए हैं। बलूनी 23 प्रवक्ताओं की टीम को लीड करेंगे। बलूनी के पास मीडिया इंचार्ज का पद भी बरकरार रखा गया है। अनिल बलूनी अमित शाह की टीम में भी ताकतवर पदों पर रहे और अब जेपी नड्डा की टीम में और ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। इसलिए टीम में शामिल राम माधव, मुरलीधर राव और सरोज पांडे जैसे नेताओं को नड्डा ने अपनी टीम में शामिल नहीं किया है। इसके बाद अनिल बलूनी का कद नड्डा की टीम में और बढ़ गया है। जिस पद और कद पर एक दौर में पहले अरुण जेटली और फिर रविशंकर प्रसाद रहे, उसी कद और पद पर अब अनिल बलूनी नजर आ रहे हैं और उसी तरह ताकतवर और प्रभावशाली भी। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अपने राज्य के सरोकारों से भी हमेशा जुड़े रहे हैं और उन्होंने हमेशा राज्य की भलाई के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। काशीपुर धामपुर नई रेल लाइन पर काम करवाया, रामनगर में बस पोर्ट को मंजूर करवाया, डॉपलर रडार पर भी बलूनी ने बड़ी पहल की, रिवर्स पलायन के लिए बड़ी मुहिम चलाई। कुल मिलाकर अनिल बलूनी का उस पार्टी के संगठन में कद बढ़ता है जो केंद्र में भी और राज्य में सरकार में है, और बलूनी के ताकतवर होने का सीधा फायदा भी उत्तराखंड को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बीजेपी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा पर अधिकारियों को शुभकामना दी है। उन्होंने इन शुभकामनाओं को देते हुए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की टीम में उत्तराखंड से अनिल बलूनी और महेंद्र पांडे को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि बीजेपी की नई टीम एक संतुलित टीम है, जो पार्टी सफलता के सफर को जारी रखते हुए राष्ट्रहित और जनहित के लक्ष्यों को हासिल करेगी। आगे बढ़ रही खबर विधायक महेश नेगी से जुड़ी हुई। इस मामले में अब आपको एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। यौन शोषण के मामले में पुलिस के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं। मसूरी की क्राइम सीन पर पहुंची हुई पुलिस की टीम को होटल में महत्वपूर्ण साक्ष्य हाथ लगे हैं। कुछ अहम सबूत पुलिस ने जुटा लिए हैं। होटल के रजिस्टर में महिला और महेश नेगी के साथ होना पाया गया है। महेश नेगी के साथ उस महिला का होना होटल में, ऐसे सबूत पुलिस ने जुटा लिए हैं जिसमें महिला की बात सच्ची नजर आ रही है। उत्तराखंड में पर्यटन आर्थिकी का महत्वपूर्ण जरिया है, या यूं कहें कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है पर्यटन उद्योग। लेकिन कोविड-19 के कारण सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो वह इसी क्षेत्र को हुआ है। उत्तराखंड देश का टॉप मोस्ट राज्य है, जिसने 42% जीएसटी लॉकडाउन में गंवा दिए। उत्तराखंड में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पर्यटन का 15% हिस्सा था। जीडीपी भी इससे प्रभावित हुई। पिछले साल की तुलना में चार धाम यात्रा में भी इस बार तीर्थ यात्रियों की संख्या ना के बराबर रही, जिससे छोटे कारोबारों के लिए बड़े कारोबारियों तक सब प्रभावित हुए हैं। हालांकि अब सरकार ने पर्यटन उद्योग को उभारने के लिए तेजी के साथ काम करना शुरू कर दिया। कोविड-19 की वजह से पर्यटकों के आवागमन पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो सभी हटा दिए गए हैं, ताकि पर्यटन कारोबार एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दिवस की शुभकामनाएं। कोविड-19 की सारी रिस्ट्रिक्शंस हमारे उत्तराखंड में समाप्त हो गई हैं। पर्यटक अब यहाँ पर स्वच्छंद रूप से घूम सकता है। यहाँ की वादियाँ, यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की वैलीज और मंदिरों का दर्शन प्राप्त कर सकता है।
मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सुनील नप्रभात के। सुनील, ये एक अच्छी खबर न सिर्फ प्रदेशवासियों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए और बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी। भारत में फिलहाल अब कहीं से भी लोग उत्तराखंड जा सकते हैं। कोई 21-14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड उनको नहीं देखना होगा। आराम से आए, घूमें फिरें और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाएं। बिल्कुल कंचन, उत्तराखंड में पर्यटन एक महत्वपूर्ण जरिया है और आप अनुमान लगाए कि करीब 32,000 करोड़ के आसपास जो व्यवसाय है वो पर्यटन से होता है अकेले उत्तराखंड में। पिछले 6 माह से, जब से 22 मार्च से जब से लॉकडाउन हुआ, पर्यटन की जो गतिविधियां थी वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी और इसके चलते हजारों हजार लोग जो सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए थे, चाहे वो टैक्सी मैक्सी वाले हों, होटल वाले हों, चारों धामों से जुड़े लोग हों, छोटे कारोबारी हों, सबके सब इससे बेहद प्रभावित थे। जिस तरह से कि अभी आपने बताया कि उत्तराखंड ने करीब 42% जीएसटी जो है अपनी इस दौरान गंवा दी। जो पर्यटन से जो कारोबार था, पर्यटन का करीब 15% हिस्सा हमारा जीडीपी में उससे ऐड होता था, लेकिन वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। और इसी तरह से चाहे वो छोटा कारोबारी हो चाहे बड़े कारोबारी हो, वो पर्यटन से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। टैक्सी मैक्सी वाले प्रभावित हुए हैं। अब जाकर ये गतिविधियाँ खुली हैं तो सरकार ने भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों के लिए खासकर कई स्कीमें लॉन्च की हैं। जैसे पर्यटकों के लिए एक फ्री कूपन स्कीम एक लॉन्च की गई है कि यदि कोई पर्यटक बाहर से आता है उत्तराखंड में 3 दिन तक वो होम स्टे में रुकता है या होटल में रुकता है तो उसको प्रतिदिन 1,000 रुपए तक की। बिल्कुल सुनील, चाहे छोटा कारोबारी हो या फिर बड़ा कारोबारी हो, बीते लंबे समय से कोविड-19 के चलते सबने नुकसान देखा है। वहां पर रहने वाले छोटे छोटे लोग जो हैं, छोटा छोटा कारोबार करने वाले लोग, उनको खाने तक के लाले पड़ गए थे। लेकिन अब एक बार जो हरी झंडी मिली है, सरकार की तरफ से भी इस चीज का आदेश मिल गया है कि अब आप आएं और यहां पर रहें, समय बिताएं, अच्छे मौसम का लुत्फ उठाएं। साथ में जिन लोगों का रोजगार पूरी तरह से खत्म हो गया था, वो अब एक बार फिर से उठ पाएंगे। बिल्कुल कंचन, अगर मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊं कि पिछले साल 2019 में जो चारों धामों में जो यात्री आए, उसमें अगर हम हेमकुंड साहिब को भी ऐड करते हैं तो 34 लाख लोग पिछले साल उत्तराखंड आए। तो आप देखिए कि इससे कितने लोगों का सीधे तौर पर व्यवसाय जुड़ता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण उत्तराखंड में 1 लाख यात्री भी चारों धामों में नहीं पहुंचे। तो आप अनुमान लगाइए कि कितने बड़े पैमाने पर जो पर्यटन का कारोबार है या फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों हजार लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। अब अनलॉक की प्रक्रिया के तहत अब पर्यटन, बाहर से आने वाले टूरिस्टों को यहाँ पर फ्री किया गया है। उनको कोविड की कोई बाध्यता नहीं है, इतना जरूर है कि उनको प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो अब पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि अब धीरे धीरे जो पर्यटन डंप हो गया था, बिल्कुल अब वो उठेगा। जो पर्यटन गिर गया था नीचे और काफी नुकसान झेलना पड़ा था, अब वो उठता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात इस जानकारी के लिए। देहरादून से खबर है, जहां पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA से गुजरने वाली सड़क पर 2 अंडरपास बनेंगे, जिससे न सिर्फ सेना को सुविधा मिलेगी बल्कि जनता को भी आवाजाही में आने जाने में काफी आसानी होगी। 2 अंडरपास बनने का बजट 45 करोड़ का होगा और 28 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शिलान्यास करने वाले हैं। दोपहर 3:30 बजे रक्षा मंत्री वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। 45 करोड़ रुपया वहाँ पर 2 अंडरपास बनेंगे। ये एक आर पार जाने के लिए, एक आने के लिए, उसके लिए 45 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ है और बहुत कम समय में पैसा भी आ गया है। और आगामी 28 सितंबर को 3:30 बजे माननीय राजनाथ सिंह जी इसका शिलान्यास करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, अगले हफ्ते से बस सेवा शुरू हो सकती है। उत्तराखंड से राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कौशाम्बी के लिए बस सेवा को लेकर कवायद तेज हो गई है। बताया जा रहा है लगभग 600 बसों का संचालन किया जाएगा। तो वहीं इसके लिए आदेश सोमवार को जारी हो सकते हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद परिवहन मुख्यालय ने शासन को बस संचालन के लिए लिस्ट भेजी है। वहीं अब GM दीपक जैन ने सभी ARM को बस संचालन की तैयारी करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही देहरादून से हल्द्वानी और देहरादून से टनकपुर की भी बस सेवा शुरू होगी। अब जल्दी से आपको आगे बढ़ते हुए प्रदेश की कोरोना अपडेट दे देते हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हुए मामले 46,200 के पार पहुंच चुके हैं। शनिवार के दिन 949 नए मामले आए। एक्टिव केसेस 10,000 के पार, 10,800 एक्टिव मामले। 11 मरीजों की मौत हुई है कल,
जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 566 पहुंच चुका है। कल जो नए मामले आए हैं उसमें सबसे ज्यादा देहरादून से हैं 295, हरिद्वार से 178, नैनीताल से भी 65 मामले और उधम सिंह नगर से भी 63 नए केस हैं। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। देखते रहिए हेलो राजस्थान। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। अब आगे बढ़ते आपको बताएंगे ऋषिकेश से जो खबर आ रही है, जिसमें जाम में परेशान लोग नजर आ रहे हैं। शहर में अवैध निर्माण भी धड़ल्ले से जारी है। हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। शहर की लगातार बढ़ रही है जनसंख्या। गांव से ऋषिकेश आ रहे हैं हजारों लोग। अवैध निर्माण पर कब लगेगी लगाम? पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी के रूप में पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान रखने वाला शहर ऋषिकेश सड़कों पर लग रहे जैम और अवैध अतिक्रमण का शिकार है। लगातार बढ़ती जनसंख्या और पहाड़ों से पलायन ने ऋषिकेश में अवैध अतिक्रमण को बढ़ा दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश की लगातार अवहेलना हो रही है। साल भर बीतने के बाद भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ऋषिकेश में 1 लाख से नीचे की आबादी थी और नगर निगम बनने के बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें मर्ज कर दिया गया। 2011 में यही जनसंख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर जाती है। तो वहीं इसे लेकर अनिल कुमार गुप्ता ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि अतिक्रमण और अवैध कब्जों से तीर्थ नगरी ऋषिकेश की सूरत बिगड़ गई है। सरकारी और सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे किए गए हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।